केके ढाका क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम शरीर के उस अदृश्य नेटवर्क की गहराई में उतरने वाले हैं जो हमारे हर पल को कंट्रोल करता है, मानव अंतःस्रावी तंत्र। इसे आप हमारे शरीर की सरकार समझ सकते हैं, जो खामोशी से सारा काम कर रही है। बिल्कुल सही सोचा। और इस सरकार के मंत्री हैं ग्रंथियां और उनके भेजे गए आदेश हैं हार्मोन। आज हमारा मिशन केके ढाका क्लासेस के इन बेहतरीन विजुअल नोट्स की मदद से ये समझना है कि ये सरकार मतलब काम कैसे करती है। अच्छा, इसका राष्ट्रपति कौन है, वित्त मंत्रालय कौन संभालता है और रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी किसके पास है। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए इस सरकार के कामकाज को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस शब्द को ही पकड़ते हैं, अंतःस्रावीय या एंडोक्राइन। इसका मतलब क्या है? दरअसल ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है। अच्छा, हाँ, इसमें दो हिस्से हैं, एंडोम और क्रीनेन। एंडो का मतलब है अंदर और क्रीनेन का मतलब है स्राव करना या छोड़ना। तो अंदर छोड़ना। बिल्कुल, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने रासायनिक संदेश यानी हार्मोन सीधे खून में छोड़ती हैं। इनके पास कोई पाइपलाइन या डक्ट नहीं होती, इसीलिए इन्हें नलिका विहीन या डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। अच्छा, तो ये सीधे ब्लड स्ट्रीम में मैसेज भेजते हैं। और हमारे नोट्स में एक मजेदार फैक्ट है। हाँ, थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक माना जाता है। बल्ब वाले एडिसन। जी हाँ, वही। लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात समझनी होगी। बताइए। हमारे शरीर में सारी ग्रंथियां एक जैसी नहीं होती। ये 3 तरह की हैं। पहली है बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन। इनके पास अपनी पाइपलाइन होती है, जैसे पसीने की ग्रंथियां। हाँ, जो पसीना त्वचा की सतह तक अपनी नली से पहुंचाती हैं। सही। और दूसरी हुई अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन, हमारी आज की सरकार, जो बिना पाइपलाइन के काम करती है। और तीसरी है मिश्रित ग्रंथियां या मिक्स्ड ग्लैंड्स, जो दोनों काम करती हैं। मल्टीटास्किंग मंत्रालय कह सकते हैं। इसका सबसे शानदार उदाहरण है अग्न्याशय। ये पाचन के लिए एंजाइम अपनी पाइपलाइन से भेजता है और शुगर कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स सीधे खून में छोड़ता है। ठीक है, तो अब जब हम इस सिस्टम की बनावट समझ गए हैं, तो चलिए सीधे राष्ट्रपति भवन चलते हैं। हमारे नोट्स के मुताबिक इस सरकार का सर्वोच्च कमांडर है हाइपोथैलेमस। बिल्कुल। इसे मास्टर ग्रंथि का भी नियंत्रक कहा गया है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। हाँ, हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में बैठा वो राष्ट्रपति है जो नीतियां बनाता है, लेकिन खुद हर काम नहीं करता। वो अपने नीचे बैठे प्रधानमंत्री यानी पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। तो ये आदेश देता कैसे है? क्या ये कोई सिग्नल भेजता है? एक तरह से हाँ, ये 2 तरह के रासायनिक सिग्नल भेजता है जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। पहले हैं मोचक हार्मोन्स, रिलीजिंग हार्मोन्स, जो प्रधानमंत्री को कहते हैं इस काम को शुरू करो। और दूसरे हैं निरोधी हार्मोन्स, इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कहते हैं बस अब इस काम को रोक दो। मतलब एक परफेक्ट ऑन ऑफ स्विच की तरह। बिल्कुल। और नोट्स में लिखा है कि ये न्यूरो हार्मोन कहलाते हैं। इसका मतलब ये नर्वस सिस्टम और इस हार्मोन वाली सरकार के बीच की कोई कड़ी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हाइपोथैलेमस ही वो पुल है जो हमारे सोचने समझने वाले तंत्रिका तंत्र को शरीर की इस स्वचालित रासायनिक सरकार से जोड़ता है। वाह, ये दोनों सिस्टम यहीं आकर मिलते हैं। सही। तो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को आदेश दे दिए। अब देखते हैं कि जमीन पर कौन से मंत्रालय काम कर रहे हैं। पहला बड़ा नाम आता है थायराइड ग्रंथि का, जो हमारे गले में एच शेप में होती है। हाँ, इसे आप हमारे शरीर का ऊर्जा और वित्त मंत्रालय कह सकते हैं। इसका मुख्य हार्मोन थायरॉक्सिन ये तय करता है कि शरीर अपनी ऊर्जा यानी कैलोरी को कितनी तेजी से खर्च करेगा। ये हमारे मेटाबॉलिज्म का रेगुलेटर है। ऊर्जा मंत्रालय, ये तो बहुत महत्वपूर्ण काम है। लेकिन नोट्स में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है। क्या? ये मेंढक के लार्वा को मेंढक में बदलता है। हमारे मेटाबॉलिज्म और मेंढक के कायापलट में क्या कनेक्शन है? ये एक शानदार सवाल है। ये दिखाता है कि ये हार्मोन कितना प्राचीन और मौलिक है। वही रासायनिक चाबी जो एक टैडपोल को मेंढक में बदलती है, वही हमारे शरीर की ऊर्जा को भी नियंत्रित करती है। कमाल है। तो इस ऊर्जा मंत्रालय को ठीक से काम करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? इसे अपना हार्मोन बनाने के लिए एक कच्चे माल की जरूरत होती है, आयोडीन। आयोडीन? हाँ, अगर इस मंत्रालय को आयोडीन की सप्लाई कम हो जाए तो यह ज्यादा काम करने की कोशिश में फूलकर बड़ा हो जाता है। इसी स्थिति को घेंगा या गलगंड, गॉइटर कहते हैं। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक इतना जरूरी है। बिल्कुल।
थायराइड के ठीक पीछे छिपी हुई हैं पैराथायराइड ग्रंथियां। ये छोटे छोटे मंत्रालय क्या काम करते हैं? इन्हें आप संसाधन प्रबंधन मंत्रालय कह सकते हैं और इनका सबसे कीमती संसाधन है कैल्शियम। इनका हार्मोन पैराथार्मोन खून में कैल्शियम के लेवल पर नजर रखता है। तो ये कैल्शियम को मैनेज कैसे करता है? जब खून में कैल्शियम का स्तर गिरता है तो पैराथार्मोन तुरंत एक्शन में आता है। ये हड्डियों, जो हमारे शरीर का कैल्शियम बैंक है, से थोड़ा कैल्शियम निकालकर खून में डाल देता है ताकि दिल और मांसपेशियां ठीक से काम कर सके। एक मिनट, हड्डियों से कैल्शियम निकालना, ये सुनने में तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है। बेहतरीन सवाल। क्या इससे हमारी हड्डियां कमजोर नहीं होती? नहीं, सामान्य परिस्थितियों में ये एक बहुत ही संतुलित प्रक्रिया है, लेकिन हाँ, अगर ये सिस्टम गड़बड़ा जाए तो ये हड्डियों को कमजोर कर सकता है। पर इसकी कमी भी खतरनाक है। पैराथार्मोन की कमी से खून में कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, जिससे टेटेनी नाम की बीमारी होती है, जिसमें मांसपेशियों में भयानक ऐंठन होती है। बाप रे, मतलब संतुलन ही सब कुछ है। बिल्कुल। रक्षा अकेडमी या डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर है। इसका हार्मोन थाइमोसिन हमारे इम्यून सिस्टम के सैनिकों यानी टी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग देता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। पर सबसे अजीब बात यह है कि ये ग्रंथि बुढ़ापे में लगभग गायब हो जाती है। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारा डिफेंस सिस्टम रिटायर हो जाता है क्या? नहीं, रिटायर नहीं होता, बल्कि ये शरीर की बेहतरीन क्षमता का एक उदाहरण है। एक बार जब हमारे मुख्य सैनिक प्रशिक्षित हो जाते हैं तो शरीर इस ट्रेनिंग सेंटर को धीरे धीरे बंद कर देता है ताकि ऊर्जा बर्बाद ना हो। वाह, ये तो बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। अब आते हैं पीनियल ग्रंथि पर। यह हमारे दिमाग में होती है और इसे जैविक घड़ी कहा गया है। इसे मानव की तीसरी आंख भी कहते हैं। तीसरी आंख? ये तो बहुत रहस्यमयी लगता है। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये रोशनी के प्रति संवेदनशील है, ठीक आंख की तरह। इसका हार्मोन है मेलाटोनिन। यह ग्रंथि दिन और रात का हिसाब रखती है और हमारे सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करती है। अच्छा। जब बाहर अंधेरा होता है तो ये मेलाटोनिन छोड़ती है, जिससे हमें नींद आती है। ये हमारे शरीर का इनबिल्ट टाइम कीपर है। चलिए अब उस मल्टीटास्किंग मंत्रालय पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, अग्नाशय। हाँ, यानी शर्करा संतुलक। ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय है जो ब्लड शुगर, मतलब शरीर की करेंसी, ग्लूकोज को मैनेज करता है। इसके अंदर लैंगरहैंड्स की द्वीप नाम के खास सेल क्लस्टर होते हैं। और ये दो तरह के हार्मोन बनाते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। सही। तो इंसुलिन एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो खून में घूम रहे ग्लूकोज को रोककर कहता है चलो अपनी ड्यूटी पर जाओ, और उसे कोशिकाओं के अंदर भेज देता है। बिल्कुल सही उपमा है। इससे खून में शुगर का लेवल कम हो जाता है। और ग्लूकागॉन हमारे स्टोर रूम का मैनेजर है जो लिवर में है। जब खून में शुगर कम हो जाती है तो ये मैनेजर स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर जमा ग्लूकोज को बाहर निकालकर खून में भेज देता है, ताकि शरीर को ऊर्जा मिलती रहे। हाँ। तो ये एक परफेक्ट टीम है। लेकिन क्या होता है जब लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद ब्लड शुगर स्पाइक हो गया? क्या इसका मतलब है कि हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा? आपने बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा है। जब हम बहुत ज्यादा मीठा या प्रोसेस्ड खाना खाते हैं तो खून में अचानक बहुत सारा ग्लूकोज आ जाता है। हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले को इसे मैनेज करने के लिए ओवर टाइम करना पड़ता है। और अगर ये चलता रहे तो धीरे धीरे या तो पुलिस वाला थक जाता है, यानी इंसुलिन बनना कम हो जाता है, या कोशिकाएं उसकी बात सुनना बंद कर देती हैं। और इसी स्थिति को हम मधुमेह कहते हैं। बिल्कुल, इसी को डायबिटीज कहते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। अब चलते हैं हमारी आपातकालीन टीम के पास। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि, ये हमारी किडनी के ऊपर टोपी की तरह बैठी होती हैं। और ये हमारी सरकार की स्पेशल फोर्सेस हैं। जब भी कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो यही टीम सबसे पहले एक्शन में आती है। इसके भीतरी हिस्से मेडुला से एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन निकलते हैं। इसे लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया कहते हैं ना? हाँ। पर यह महसूस कैसे होता है? कल्पना कीजिए कि आप सड़क पार कर रहे हैं और एक कार तेजी से आपकी तरफ आती है। वो जो एक पल का झटका लगता है जब दिल जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं और आप सोचे बिना ही पीछे कूद जाते हैं। हाँ, होता है। बस वही एड्रेनलिन का जादू है। ये आपके शरीर का इमरजेंसी सुपर पावर बटन है। ये तो अविश्वसनीय है। लेकिन आजकल की जिंदगी में तो हमारा स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है।
तो क्या हमारी ये इमरजेंसी टीम थक नहीं जाती? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। ये सिस्टम छोटे जानलेवा खतरों के लिए बना था, लेकिन जब हम काम, ट्रैफिक और डेडलाइन के कारण दिन भर तनाव में रहते हैं, तो ये इमरजेंसी सिस्टम लगातार ऑन रहता है। और फिर और हाँ, लंबे समय तक ऐसा होने पर ये टीम थक जाती है, जिसे हम बर्न आउट कहते हैं, और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। हमारे नोट्स में इसे याद रखने के लिए कुछ अच्छे तरीके दिए हैं। हाँ, एड्रीनल ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं: स्ट्रेस, शुगर, सॉल्ट, सेक्स। और मेड्यूला को 3F ग्रंथि, फेयर, फाइट, फ्लाइट। सही। अब अंत में आते हैं जनसंख्या और भविष्य नियोजन मंत्रालय पर, यानी जनन ग्रंथियां। बिल्कुल। नर में वृषण मतलब टेस्टिस और मादा में अंडाशय यानी ओवरी। इनका दोहरा काम है। पहला, नई पीढ़ी के लिए युग्मक बनाना, शुक्राणु और अंडाणु। और दूसरा, हार्मोन बनाना, जो पुरुष और महिला के शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो पुरुषों में वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, जो दाढ़ी मूंछ और भारी आवाज के लिए जिम्मेदार है। सही। और महिलाओं में अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलते हैं। एस्ट्रोजन स्त्री संबंधी लक्षणों का विकास करता है, जबकि प्रोजेस्टेरॉन गर्भावस्था को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो ये सच में एक पूरी सरकार की तरह काम करता है। हाँ, और नोट्स के अंत में दी गई सारांश तालिका इस पूरी सरकार का एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है। राष्ट्रपति यानी हाइपोथैलेमस दिमाग में बैठकर नीतियां बनाता है। ऊर्जा मंत्रालय थायराइड गले में है, वित्त मंत्रालय अग्न्याशय पेट में है, और स्पेशल फोर्सेस अधिवृक्क किडनी के ऊपर तैनात है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना व्यवस्थित और शानदार है। तो ये सिर्फ अलग-अलग ग्रंथियों का झुंड नहीं है, बल्कि एक बेहद समन्वित और बुद्धिमान नेटवर्क है जो हमें जीवित और संतुलित रखने के लिए हर सेकंड काम कर रहा है। सही। हर हिस्से की अपनी एक जरूरी भूमिका है जिसे कोई और नहीं कर सकता। आज की चर्चा से ये तो साफ है कि हार्मोन हमारे मूड से लेकर हमारे विकास तक, हमारी नींद से लेकर हमारी ऊर्जा तक, हर चीज को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करते हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। और वो सवाल ये है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली, मतलब लगातार बना रहने वाला तनाव, नींद की कमी और हमारे खानपान की आदतें, शरीर की इस नाजुक और समझदार सरकार के काम में किस तरह दखल दे रही हैं, और हम अपने शरीर के इन रासायनिक संदेशों को बेहतर ढंग से सुनने और समझने के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर विचार जरूर करें।